एक धोखा बटा जिस्मों का खेल बटा मौत। मुंबई, जिसे अरबतियों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ बड़े से लेकर छोटे तक सारे लोग अपने काम के लिए भाग रहे हैं और कब दिन से रात और रात से दिन हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। दौलत पाने की होड़ लगाए बैठे आदमी अपने और पराए, अच्छे बुरे सबको भूल चुके हैं और रिश्तों को दांव पर लगा उसी दौलत को पाने के लिए न जाने कितने ही लोगों की जान के साथ खेलते हैं। मुंबई, रात 8 बजे। मुंबई का मौसम आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। बदलों की घड़घड़ाहट के साथ आसमान में उमड़ रहे काले बादलों ने चारों तरफ अशांति फैलाई हुई थी। तेज हवाएं अपने रुख को बदलते हुए पेड़ों पौधों को गिरा रही थी और अब उन हवाओं का रुख तूफान ने ले लिया था। वहीं दूर एक पहाड़ी के आखिरी छोर पर एक लड़की घुटनों के बल नीचे गिरी हुई थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली चमकी और इसी के साथ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे गिरी लड़की का पूरा शरीर एक पल के लिए नजर आया। उसके पूरे बदन पर गहरे जख्म निशान नजर आ रहे थे जो उस पर किसी की बेरहमी को दिखा रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी जिसमें उस लड़की के बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। उसके बदन से लिपटी पतली सी येलो कलर की फ्रॉक, जिनकी स्लीव्स फटी हुई थी, वो भी हवा में उड़ रही थी, जिस वजह से उसका दूध सा गोरा रंग, मखमली स्किन जो हद से ज्यादा सेंसिटिव थी, वो दिखाई दे रही थी। तभी उन हवाओं और बदलों के गरजने की आवाज से भी तेज उस पूरी पहाड़ी पर किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। हा 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 हा। इस हंसी की आवाज सुनकर नीचे गिरी लड़की, जिसकी आंखें अब तक बंद थी, उसने अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकों को हिलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी काली गहरी आंखें जो अंधेरे से भी ज्यादा गहरी और डार्क थी, उसने पलकें उठा अपने सामने देखा, जहां एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने पैरों में हाई हील्स, ब्लैक की शॉर्ट ड्रेस और मुंह पर ढेर सारा मेकअप किए वो स्टाइल में खड़ी उस लड़की को ही देख रही थी। उस लड़की के होंठों पर छाई सार्कास्टिक स्माइल जो नीचे गिरी लड़की का मजाक उड़ा रही थी। सामने खड़ी लड़की को देखकर नीचे पड़ी लड़की की आंखों के कोनों से एक बूंद आंसू की बह गई और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द, जो शायद शरीर के घावों से भी ज्यादा था, वो नजर आने लगा। उसके होंठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो चुपचाप सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। बेशक उसके होंठ, उसकी जुबान कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर अपने सामने खड़ी लड़की से सवाल कर रही थी। क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा सारा दी? सबने मुझे ठुकराया था, बस एक आप ही तो थी जिसने मुझे अपना माना था, अपना कहने का हक मुझे दिया था। मैंने हमेशा आपको सबसे ऊपर माना, आपको बहन नहीं भगवान का दर्जा दिया, और आपने बदले में मेरी मौत की सेज बिछा दी। क्यों? आपने मेरे निश्चल प्यार, भरोसे की नींव पर अपने धोखे का मकान बना। उसकी आंखें शायद यही सब कहना चाहती थी, जिसे सामने खड़ी लड़की भी अच्छे से समझ रही थी। सामने खड़ी लड़की जो सारा खुराना खानदान की एडॉप्टेड डॉटर, लेकिन खुराना खानदान ने सारा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दी थी। सारा की उम्र 25 साल, रंग दूध सा गोरा, लेकिन नाक नक्श कुछ खास अच्छे नहीं थे। तीखी लंबी सी नाक, ब्राउन होंठ और ग्रे आंखें, जिनमें हमेशा मासूमियत नजर आती है, लेकिन वो मासूमियत है या कुछ और, ये तो वही जानती है। हाँ 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 हाँ, मेरी प्यारी बहन हिमाद्री, तुम कितनी भोली हो ये तो मुझे कब का पता था, लेकिन तुम बेवकूफ भी हो ये मुझे आज पता चला है। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और एक बात तुम्हें पता है, तुम्हारा लवर अद्वितीय चौहान, जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था, आज तुम्हारी वजह से बेचारा मारा गया। हाँ 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 हाँ, सारा ने गंदी हंसी हंसते हुए अपने सामने पड़ी हिमाद्री से कहा। ये सब बोलते हुए सारा हिमाद्री के पास आ गई थी। सारा की बात सुनकर हिमाद्री, जिसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, वो एकदम से खुल गई। उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम सा चेहरा नजर आने लगा था।
वो चेहरा जिससे शायद वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन इस वक्त हिमाद्री के चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि फिक्र नजर आ रही थी। क्या क्या किया है आपने अद्वितीय के साथ? आप तो उनसे प्यार करती थी, फिर क्यों मार दिया उन्हें? हिमाद्री ने भीगी पलकों से सारा को देखकर चीखते हुए कहा। हिमाद्री का सवाल सुनकर सारा ने अपने कान पर अपना एक हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, आवाज नीचे कितना चिल्लाती हो यार तुम? तभी हिमाद्री बीच में बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए, क्या किया आपने अद्वितीय के साथ? ये बोलते हुए हिमाद्री आंसू भरी आंखों से सारा को देख रही थी। हिमाद्री की आंखें बेसब्री से सारा के जवाब का इंतजार कर रही थी। उसका सवाल सुनकर सारा जोर से हंसने लगी। कुछ पल हंसने के बाद सारा ने हंसना बंद कर हिमाद्री को देखा और फिर एकदम से हिमाद्री के मुंह पर अपनी हाई हील्स मारकर उसे नीचे गिरा था। हिमाद्री मुंह के बल नीचे जा गिरी और उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था, जिस वजह से हिमाद्री के सर से खून बहने लगा था। उसने जिस हाथ से अपना सर पकड़ा था वो पूरा खून से रंग चुका था। सारा नफरत भरी नजरों से हिमाद्री को देखते हुए चिल्लाकर बोली, तुम्हारी वजह से मुझे अद्वितीय को मारना पड़ा, क्योंकि वो कभी मुझसे प्यार करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो तुम्हारे पीछे पागल था। उस 2 कौड़ी के आदमी को भगवान ने शक्ल सूरत क्या दे दी, वो तो अपनी औकात ही भूल गया, इसलिए मैंने मरवा दिया उसे, और वो भी धोखे से। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी। हिमाद्री ने हल्की सी आंखें खोल धुंधली नजरों से सारा को देखते हुए कहा, सारा दी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझसे इतनी नफरत करने के पीछे क्या वजह है, जबकि आपके पास तो सब कुछ है? लोग कहते हैं कि दुनिया उनसे जलती जिनके पास या तो कामयाबी होती है या फिर एक अच्छा परिवार, लेकिन मेरी किस्मत में तो दोनों ही नहीं है। नहीं मेरे पास कहने को कोई अपना है और नहीं बिजनेस। आहा फिर आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? लास्ट लाइन बोलते हुए हिमाद्री की आवाज कांप उठी और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जो अब हिमाद्री के लिए मुश्किल होता जा रहा था। हिमाद्री को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। मौसम अपना रुख बदल रहा था। हवाएं और तेजी से चलने लगी और अब तूफान बनकर आसमान से बारिश बरस पड़ी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें हिमाद्री के चेहरे पर पड़ी, जिससे हिमाद्री जो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी वो वापस होश में आने लगी। सारा के बॉडीगार्ड जो उसके पीछे खड़े थे, उनमें से एक बॉडीगार्ड जल्दी से छाता लेकर आया और सारा के ऊपर छाता करके खड़ा हो गया। हिमाद्री की बात सुनकर सारा कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। अगले ही पल वो जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ 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 हाँ, बेशक हिमाद्री तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खूबसूरती, जिससे मुझे सबसे ज्यादा जलन होती है। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही अगन चौहान तुम्हारे पीछे पागल हो गया। तुम्हारे तीनों भाई बेशक मेरे कंट्रोल में है, लेकिन पता नहीं कब वक्त अपना रुख बदल ले और जो मेरा है वो तेरा हो जाए। खुराना फैमिली की असली बेटी तुम हो, तो क्या पता उन सबका मन बदल जाए और उन्हें तुमसे प्यार हो जाए। हो सकता है वो अपना बिजनेस भी तुम्हारे नाम कर दे। ये सब कुछ ना हो, इसके लिए मुझे तुम्हारा खेल खत्म करना होगा। आज तुम्हारी खूबसूरती का मेरे बॉडीगार्ड अच्छे से फायदा उठाएंगे। अब भरी जवानी में अगर तुम मर गई तो तुम्हारी खूबसूरती वेस्ट में चली जाएगी, क्यों न तुम्हारी खूबसूरती का कुछ लुत्फ उठाया जाए। ये बोलते हुए सारा बेशर्मी से हंसने लगी। हिमाद्री, जिसे थोड़ा बहुत होश था, सारा की बात सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हैरानी खौफ में बदल गई। हिमाद्री ने अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए सारा के पीछे खड़े उसके बॉडीगार्ड्स को देखा, जो सारा की बात सुनकर हवसी नजरों से उसे ही देख रहे थे। उन सबकी नजरें ऐसी थी कि हिमाद्री की रूह उनके देखने भर से कांप उठी और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। अब तक हिमाद्री के चेहरे पर मौत का खौफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपने सामने खड़े दरिंदों को देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा।
हिमाद्री ने नजरें घुमा सारा को देखा और बेपसी से उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, दी अगर आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन मुझे गंदा मत कीजिए। मेरी रूह, मेरा जिस्म पवित्र है, प्लीज इसे पवित्र रहने दीजिए। ये बोलते हुए हिमाद्री ने मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सारा से अपनी इज्जत बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन हिमाद्री को अपने सामने गिड़गिड़ाते देख सारा को बहुत मजा आ रहा था। उसने सर घुमा, अपने गार्ड्स को देखा और बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोली, 1 घंटा है तुम लोगों के पास, इस कच्ची कली का जितना मजा चखना है चख लो, लेकिन याद रहे ये बचनी नहीं चाहिए। वैसे इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये तुम सबको एक साथ झेल सके। बेचारी वैसे ही मर जाएगी और मुझे भी कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ये बोलते हुए उसने हिमाद्री की तरफ देखा और जोर से हंसने लगी। सारा की बात सुनकर बॉडीगार्ड का हेड जो सबसे आगे खड़ा था, उसने बहुत ही गंदे तरीके से अपने होंठों पर जीभ घुमाते हुए कहा, डोंट वरी मैम, ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगी। आप जरा उस तरफ मुंह कर लीजिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ये बोलते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था और उसके कदम लगातार हिमाद्री की तरफ बढ़ रहे थे। बॉडीगार्ड के हेड की बात सुनकर सारा ने कुछ पल हिमाद्री को देखा और फिर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होते हुए बोली, जो करना है जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ की कलाई पर बंधी वॉच में टाइम देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। इधर हेड को अपनी तरफ आता देख हिमाद्री अपनी पूरी ताकत लगा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। 1 सप्ताह से कुछ भी नहीं खाने पीने की वजह से और सारा का टॉर्चर सहने के बाद हिमाद्री में हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन वो अपनी इज्जत को भी सरेआम नीलाम नहीं होने दे सकती थी। हिमाद्री उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सर उठा ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां से बारिश की बूंदें गिर रही थी। हिमाद्री की आंखें बार बार बंद हो रही थी। हिमाद्री ने अपनी हिम्मत जुटा हल्का सा सर घुमा, अपने पीछे देखा जहां वो पहाड़ी के आखिरी किनारे पर थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सामने हेड को देखा जो अपनी पेंट के बटन खोल रहा था। मेरे शरीर पर दाग लगा सको इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तुम सबने मिलकर मेरी मौत का खेल रचा है, मेरे अद्वितीय को मार दिया और अब मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मौत मंजूर है लेकिन दाग लगा हुआ जिस्म नहीं, हिमाद्री ने पीछे की खिसकते खिसकते हुए कहा। अगले ही पल हिमाद्री के पैर पहाड़ी के किनारे से नीचे लटक गए। उसके चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने अपना सर झुका नीचे देखा जहां गहरी खाई दिखाई दे रही थी। अगर कोई भी वहां गिरता तो बच नहीं पाता। सारा जो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी, हिमाद्री की बात सुनकर उसने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसे देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। सारा को हिमाद्री के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सारा की हैरानी अगले ही पल खुशी में बदल गई। आखिर खुश भी क्यों नहीं होती, वो जो चाहती थी वो ही तो हो रहा था। हिमाद्री की मौत चाहिए थी उसे, हिमाद्री खुद अपने हाथों से अपनी जान ले रही थी। सारे बॉडीगार्ड शॉक्ड खड़े आधी पहाड़ी से नीचे लटकी हिमाद्री को देख रहे थे। अगले ही पल हिमाद्री ने अपने हाथ जिनसे उसने पहाड़ी के एक पत्थर को पकड़ा हुआ था उन्हें छोड़ दिया। हिमाद्री हवा में झूलती हुई नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे और उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, महादेव क्या आपका यही इंसाफ है? मैंने क्या मांगा था आपसे? बस एक परिवार तो मांगा था और आप मुझे वो भी नहीं दे सके। जिस बहन को अपना सब कुछ माना था आज उसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। काश मुझे एक और मौका मिलता तो मैं अपनी दूसरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देती और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनकी सजा भी उन्हें देकर रहती। ये चीखते हुए हिमाद्री खाई में जा गिरी और उसकी जोर की दिल दहला देने वाली चीख उस पूरी सुनसान जगह गूंज उठी। CH2 खुराना फैमिली का हॉस्पिटल आना एंड हिमाद्री की कड़वी बातें। मुंबई शाम 5 बजे।
सिटी हॉस्पिटल। एक वार्ड में एक लड़की मशीनों से घिरी बेजान से लेटी हुई थी। सामने लगी कांच की विंडो जो आधी खुली हुई थी, बाहर से आती हल्की हवाएं उस लड़की के चेहरे को छू रही थी। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना था और उसके सर और पैर पर बैंडेज लगी हुई थी। तभी अचानक उस लड़की की बंद घनी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें लुढ़क आई। वो नींद में ही अपने हाथों की उंगलियों को हिलाने लगी और चेहरे को इधर उधर करते हुए वो नींद में पैनिक करने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रही हो जो उसे बेहोशी की हालत में भी डरा रहा था। तभी अचानक उसने झटके से अपनी आंखें खोली। वो तुरंत बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। एकदम से उठकर बैठने की वजह से उसके सर में दर्द की तेज लहर दौड़ गई और उसने तुरंत अपने सर पर हाथ रख अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसकी बंद आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें घूम रही थी। कुछ पल बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो हैरान रह गई और उसने हैरानी से खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे? मुझे तो सारा ने मार दिया था ना। इतना बोल वो चुप हो गई। उसकी नजरें समाने वॉल पर लगे कैलेंडर को देख रही थी जो 2022 का कैलेंडर था। उसने कुछ पल कैलेंडर को गौर से देखा और फिर खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में मेरा रिबर्थ हुआ है? क्या मैं 2 साल पीछे आ गई हूँ? उसने इतना ही कहा था तभी हड़बड़ी के साथ वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक नर्स परेशानी से अंदर एंटर हुई। डोर ओपन होने की आवाज सुन उस लड़की ने तुरंत डोर की तरफ देखा, जहां वो नर्स अब तक उसके पास आ चुकी थी और हैरानी से उसे ही देख रही थी। वो लड़की पिछले 2 महीने से कोमा में थी और उसके होश में आने की किसी को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये लड़की हिमाद्री खुराना, जिसका 2 महीने पहले बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हिमाद्री की ऑलमोस्ट जान निकल चुकी थी। हिमाद्री उस एक्सीडेंट के बाद से हॉस्पिटल में ही थी। वो कोमा में जा चुकी थी लेकिन अभी वार्ड के बाहर से जब नर्स गुजर रही थी तभी उसे वार्ड के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनते ही नर्स तुरंत अंदर आ गई। वो एकदम से घबरा चुकी थी क्योंकि हिमाद्री कोई आम लड़की नहीं बल्कि अभिमान खुराना की लाडली पोती थी। अभिमान खुराना फैमिली के सबसे बड़े हेड एंड हिमाद्री के दादाजी जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। खुराना फैमिली में बस एक अभिमान ही है जो हिमाद्री से प्यार करते हैं, बाकी सब तो बस दिखावे के लिए हिमाद्री को अपना मानते थे। बाकी उनके दिल में हिमाद्री के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। हिमाद्री खुराना फैमिली की असली बेटी थी लेकिन उसके जन्म लेते ही उसे किसी औरत ने अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और उसकी जगह सारा को लेटा दिया। इसलिए किसी को पता नहीं चला कि अखिल की पत्नी आंशिक के पास लेटी बच्ची उनकी अपनी असली बेटी नहीं बल्कि किसी और की बेटी है। अखिल और आंशिक हिमाद्री के रियल मोम डैड, जिन्होंने हिमाद्री के वापस खुराना मेंशन में लौट आने के बाद भी उसे अपनी बेटी नहीं माना था। उन्होंने कभी मुड़कर हिमाद्री की तरफ नहीं देखा था और नहीं उसके दोनों भाइयों ने। अखिल और आंशिक के 3 बच्चे हैं। हिमाद्री जिसकी जगह उन सबने सारा को दे दी। वो बच्ची सारा थी जिसे हिमाद्री की जगह हॉस्पिटल बेड पर लेटाया गया था। आहान और अधिक जो हिमाद्री के भाई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिमाद्री को अपनी बहन नहीं माना था। हिमाद्री को खुराना मेंशन में आए हुए 4 साल हो गए थे लेकिन अभी तक किसी ने उसे नहीं अपनाया था सिवाय अभिमान खुराना के। 2 महीने पहले हिमाद्री का एक्सीडेंट किसने किया था इस बात का आज तक पता नहीं चला और नहीं खुराना फैमिली ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की थी। अखिल, आंशिक और उनके दोनों बेटे कभी भी हिमाद्री से मिलने हॉस्पिटल नहीं आए थे। अभिमान जी ही बस रोज हिमाद्री को देखने आते थे और उससे बातें कर बिना जवाब पाए वापस चले जाते थे। सारा भी कभी कभी अभिमान के साथ हॉस्पिटल हिमाद्री को देखने आ जाती थी क्योंकि वो दादाजी के सामने अपनी अच्छी बहन की इमेज नहीं खराब करना चाहती थी। हिमाद्री को होश में देख नर्स एकदम से हैरान रह चुकी थी।
वही हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी खूबसूरत काली गहरी आंखों से नर्स को देख रही थी। ये मैं जो देख रही हूँ वो सपना है या हकीकत? क्या सच में हिमाद्री खुराना को होश आ गया है? अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा गुड न्यूज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अभिमान सर को जब पता चलेगा कि उनकी ग्रैंड डॉटर को होश आ गया है तो वो जरूर मुझे कुछ इनाम देंगे। नर्स ने हिमाद्री को देखते हुए मन ही मन खुश होते हुए लालचपन से कहा। नर्स जल्दी से आगे आ हिमाद्री की नब्ज चेक करती है जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हिमाद्री चुपचाप बैठी नर्स को देख रही थी। नर्स ने हिमाद्री की कलाई को छोड़ते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या आपको कहीं पेन हो रहा है? अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आप मुझे बता सकती है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको अभी होश आया है इसलिए वो आपको अच्छे से एक बार एग्जामिन कर लेंगे। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगी लेकिन तभी हिमाद्री ने उसकी कलाई को पकड़ रोक लिया। नर्स ने तुरंत मुड़कर एक नज़र अपनी कलाई को देखा जो हिमाद्री के फूल से कोमल हाथ के बीच में थी और फिर उसके चेहरे की तरफ देख कंफ्यूजन से बोली, क्या आपको कुछ चाहिए? तभी हिमाद्री बीच में बोली, मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? और क्या मेरी फैमिली से कोई नहीं आया है? हालांकि हिमाद्री को सब कुछ याद आ चुका था कि कैसे उसे पिछले जन्म में मार दिया गया था और उसके परिवार ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसके दादाजी को भी सारा ने पहले ही मार दिया था जिसका उसे मरते वक्त पता चला था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हिमाद्री ने नर्स से ये सवाल पूछ लिया। शायद उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी आश थी कि उसकी फैमिली इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती है जो उसके 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद भी उससे मिलने नहीं आए होंगे। हिमाद्री का सवाल सुन नर्स एक पल के लिए खामोश हो गई लेकिन फिर उसने एक गहरी लंबी सांस भरी और हिमाद्री की उस छोटी सी आश को तोड़ते हुए कहा, नहीं, आपकी फैमिली से कोई नहीं आता है और आपका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से आपको होश नहीं आया। आपके दादाजी अभिमान खुराना रोज आपसे मिलने आते हैं और शायद अभी भी आते ही होंगे। उनके आने का टाइम हो गया है, वे कुछ मिनटों में आपके वार्ड में आ जाएंगे। तब तक मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उसकी बात सुनकर हिमाद्री ने नर्स का हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हिमाद्री की आंखों में ना चाहते हुए भी हल्की सी नमी भर आई थी। इधर नर्स बाहर आई और अपना फोन निकाल किसी को कॉल मिला दिया। हेलो अभिमान सर, नर्स ने दूसरी तरफ से कॉल पिक होते हुए तुरंत कहा। तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की सख्त आवाज आई, मम बोलो। नर्स ने मुस्कुराते हुए वार्ड के डोर को देखते हुए कहा, सर गुड न्यूज है। हिमाद्री मेम को होश आ गया है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ एकदम से खामोशी छा गई। दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर नर्स ने एक नज़र फोन को देखा जिसमें अभी भी कॉल चालू था। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ एकदम से खामोशी छा गई। दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर नर्स ने एक नज़र फोन को देखा जिसमें अभी भी कॉल चालू था और फिर वापस फोन को कान पर लगाते हुए कहा, हेलो सर, क्या आपके पास मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो हेलो सर। ये कहते हुए नर्स ने 3-4 बार अभिमान जी का नाम पुकारा लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से अभिमान जी की कोई आवाज नहीं। नर्स ने वापस फोन को देखा जिसमें अब कॉल कट हो चुका था। अजीब आदमी है। इतने दिनों से जिस न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे वो गुड न्यूज़ देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे तो लगा था कि अभिमान जी मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज तक नहीं कहा। नर्स ने फोन को देखते हुए खुद में हैरानी से कहा और फिर अपने कंधे उचका वो डॉक्टर के केबिन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद एक बार फिर हिमाद्री के वार्ड का डोर ओपन हुआ जिसकी आवाज सुन हिमाद्री ने कोई हलचल नहीं की। वो वैसे ही बैठी सामने देख रही थी। शायद उसे पता था कि अंदर कौन आया होगा। वार्ड के अंदर एक डॉक्टर जिन्होंने लॉन्ग व्हाइट कोट पहना था और गले में स्टोथकॉप पहना था। उनकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। वे हिमाद्री के पास आए और बोले,
हिमाद्री, अब कैसी हो आप? क्या आपको कहीं पेन फील हो रहा है? सर में या पैरों में कोई तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो। ये बोलते हुए डॉक्टर हिमाद्री के सर पर बंधी बैंडेज को देख रहे थे। डॉक्टर की बात सुन हिमाद्री ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है, इसलिए प्लीज। इतना कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी अधूरी बात को डॉक्टर और नर्स समझ चुके थे। डॉक्टर हल्के से मुस्कुरा कर बोले, यस श्योर। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आवाज लगा देना। आपको अभी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए रेस्ट कीजिए। ये बोलकर डॉक्टर ने नर्स को देखा और बोले, चलो हिमाद्री को थोड़ी देर अकेले छोड़ दो। इतना बोल डॉक्टर बाहर चले गए और उनके पीछे नर्स भी, लेकिन तभी डॉक्टर के कदम वार्ड के पास ही रुक गए और उन्होंने सामने देखा, जहां सामने पूरी खुराना फैमिली खड़ी थी। डोर पर खड़ी सारी खुराना फैमिली को देखकर एक पल के लिए डॉक्टर चौंक गया, क्योंकि खुराना फैमिली हॉस्पिटल तब भी नहीं आई थी जब खून से सन्नी हिमाद्री को हॉस्पिटल में लाया गया था। फिर आज खुराना फैमिली हॉस्पिटल में क्या करने आई है? डॉक्टर के मन में खुराना फैमिली को देखकर सबसे पहले यही सवाल आया, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने अपने दिमाग से ये ख्याल झटका और हल्का सा मुस्कुरा कर सबसे आगे खड़े अभिमान खुराना की तरफ देखते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बोले, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर खुराना, आपका ट्रस्ट जीत गया और हम हार गए। आपकी पोती ने आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। हमने तो उम्मीद छोड़ दी कि हम कभी हिमाद्री को होश में देखेंगे, लेकिन देखिए आज इन्हें होश आ गया है। वाकई में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, इट्स मैजिक। अभिमान जी जो नम आंखों से बेड पर बैठी हिमाद्री को देख रहे थे, जो खुद उन सबको देख रही थी। डॉक्टर की बात सुन उन्होंने तुरंत उनकी तरफ देखा और फिर उनकी नजरें हैंडशेक के लिए अपनी तरफ बढ़े डॉक्टर के हाथ पर पड़ी। अभिमान जी ने डॉक्टर से हैंडशेक करते हुए खुशी से कहा, थैंक यू डॉक्टर, हम बता नहीं सकते हैं आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ और यादगार है। हमारी बच्ची होश में आ गई है और कहीं ना कहीं ये सब आप सबकी वजह से ही हुआ है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ये बोलते हुए अभिमान जी ने अपने गले में पहनी सोने की मोटी सी चेन को निकाला और उसे डॉक्टर के हाथ में रखते हुए कहा, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। डॉक्टर ने एक नज़र अपनी हथेली में रखी सोने की चेन को देखा और फिर नर्स को वो चेन देते हुए बोला, थैंक यू, आप सब मिलिए हिमाद्री से, मुझे दूसरे पेशेंट देखने हैं, एक्सक्यूज मी। ये बोलते हुए डॉक्टर ने अभिमान जी का धन्यवाद किया और फिर बाहर चले गए। वही अपने हाथ में सोने की चेन देखकर नर्स भी खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उन दोनों के बाहर जाने के बाद अभिमान जी ने हिमाद्री की तरफ देखा, जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। हिमाद्री की नजरें दादाजी के पीछे खड़े लोगों पर टिकी हुई थी, जो कहने के लिए उसका परिवार था, लेकिन असलियत कुछ और थी। अखिल बोरियत से खड़े अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे और आंशिक के चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी। अधिक और अहान भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन सबको देखकर लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया हो। अधिक खुराना, ग्रे आंखें, पिंक लिप्स, जेल से सेट किए बाल, अट्रैक्टिव बॉडी, ब्लैक बिजनेस शूट में उसका ओरा बेहद डार्क लग रहा था। उसकी एज 25 साल और वो खुराना फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। अधिक ने एक नज़र बेड पर बैठी हिमाद्री को देखा और फिर दादाजी की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोला, दादू आपने बोला इसलिए मैं यहाँ आ गया, बट सॉरी टू से अब और ज्यादा देर मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अधिक ने अपने हाथ में बंधी एक्सपेंसिव वॉच में टाइम देखते हुए कहा और फिर एक नज़र दादाजी की तरफ देख वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की महीन और प्यारी सी आवाज सुनाई दी, दादू आपसे किसने कहा था सबको यहाँ लाने के लिए? मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो सब मुझे देखने आए या फिर मुझसे मिलने की जहमत उठाएं।
मैं किसी की लगती ही क्या हूँ जो खुराना फैमिली मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाल मुझे 5 मिनट देगी। अधिक भाई को ऑफिस जाना है। आहान भाई को सारा दी को शॉपिंग पर लेकर जाना है। 5 दिन बाद सारा दी का बर्थडे है ना, इसलिए। और डैड आपको भी दी के लिए गिफ्ट लेने मॉल जाने के लिए लेट हो रहा होगा। और मॉम को ज्वेलरी शॉप जाना है ना मॉम। आखिर इनकी इकलौती बेटी सारा खुराना को 5 दिन बाद दुनिया के सामने जो आना है। हिमाद्री ने दर्द भरी स्माइल करते हुए सबकी तरफ देखकर कहा। हिमाद्री की बात सुन अधिक के चलते कदम रुक गए और उसकी नजरें अपने आप हिमाद्री के चेहरे पर आकर टिक गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 3। और डैड आपको भी दी के लिए गिफ्ट लेने मॉल जाने के लिए लेट हो रहा होगा। और मॉम को ज्वेलरी शॉप जाना है ना मॉम। आखिर इनकी इकलौती बेटी सारा खुराना को 5 दिन बाद दुनिया के सामने जो आना है। हिमाद्री ने दर्द भरी स्माइल करते हुए सबकी तरफ देखकर कहा। हिमाद्री की बात सुन अधिक के चलते कदम रुक गए और उसकी नजरें अपने आप हिमाद्री के चेहरे पर आकर टिक गई। हिमाद्री की बात सुन अधिक की नहीं, बल्कि सबकी निगाहें हिमाद्री के चेहरे पर आकर थम गई। अखिल, आंशिका, आहान और अभिमान जी सब हिमाद्री को देख रहे थे। हिमाद्री अपनी आंखों में बिना कोई इमोशन लिए उन्हें देख रही थी। हिमाद्री अपने हाथ में लगी ड्रिप को निकालने लगी। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे मत करो वरना तुम्हें दर्द होगा, अभिमान जी ने जल्दी से हिमाद्री के पास आते हुए कहा। लेकिन तभी हिमाद्री ने अपना एक हाथ आगे कर अभिमान जी को वही रोकते हुए कहा, प्लीज दादू मेरे पास मत आना। मैं ठीक हूँ और वैसे भी अब दर्द इस हद तक बढ़ चुका है कि ये बाहरी दर्द महसूस ही नहीं होता है। अपनों ने इतने दर्द दे दिए हैं कि उनके सामने इस छोटी सी सुई की क्या औकात जो मुझे तकलीफ दे सके। ये बोलते हुए हिमाद्री बेड से खड़ी हुई, लेकिन तभी उसके कदम हल्के से लड़खड़ा गए। 2 महीने से कोमा में रहने की वजह से हिमाद्री का शरीर कमजोर हो गया था और अचानक से सारा वजन पैरों पर पड़ने से उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन हिमाद्री ने तुरंत वॉल का सहारा ले खुद को संभाल लिया। इधर सब लोग हैरानी से हिमाद्री को देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार हिमाद्री उन सबसे इस तरह से बात कर रही थी। आज उसका बात करने का लहजा बिल्कुल अलग था। अभिमान जी चुपचाप खड़े हिमाद्री की आंखों में देख रहे थे। आज उन्हें हिमाद्री की आंखों में अलग सी नफरत नजर आ रही थी, वो नफरत जो उन्होंने पिछले 4 सालों में नहीं देखी थी। हिमाद्री अभिमान जी के पास आई और उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, दादू आप मुझे 4 साल पहले खुराना मेंशन में लेकर आए थे। आपको पता है उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुद को इस दुनिया का सबसे लक्की इंसान समझ रही थी, क्योंकि हमारे अनाथ आश्रम में जितनी भी बच्चे थे उनकी फैमिली उन्हें कभी नहीं लेने आई। उन सबको अपने बारे में कुछ नहीं पता था, ना खून का और नहीं नाम का। लेकिन जब आप मुझे लेने आए और मुझे पता चला कि मैं खुरना एस का खून हूँ, मेरी फैमिली है, सबकी तरह मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे मम्मा पापा है, 2 भाई है जो हमेशा मुझे अपनी प्रिंसेस बनाकर रखेंगे। लेकिन देखो मैं कितनी गलत थी। प्रिंसेस तो नहीं बन सकी, लेकिन हाँ सबकी नफरत का बहाना जरूर बन गई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सारा दी की तरह मैच्योर नहीं थी और नहीं मुझ में उनकी तरह टैलेंट था। आप सबने मुझे सारा दी से कंपेयर तो कर लिया, लेकिन क्या कभी मेरी परवरिश को उनसे कंपेयर किया? वो खुराना फैमिली में पली बड़ी और मैं एक अनाथ आश्रम में। उन्हें हर फैसिलिटी मिली, महंगा स्कूल, ब्रांडेड कपड़े, भाई का प्यार, माँ का दुलार, पापा की सेफ्टी, हर चीज मिली। लेकिन मुझे क्या मिला? इनमें से कुछ भी नहीं। मुझे 2 वक्त का खाना भी तब नसीब होता था जब मैं अनाथ आश्रम का सारा काम करती थी। मैं जब बीमार होती थी तब कोई संभालने वाला नहीं था, खुद को खुद से ही संभालना पड़ता था। और जब मैं खुराना मेंशन में आई तब भी चीजें ज्यादा नहीं बदली, सब कुछ वैसा ही रहा जैसे पहले था। ये कहते हुए हिमाद्री की आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए और चेहरे पर अजीब सा दर्द उभर आया। आंखें दर्द और नफरत से लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। हिमाद्री ने नजरें उठा अखिल को देखा और दर्द भरी स्माइल करते हुए बोली,
पापा मिले लेकिन उनका प्यार नहीं, उनका सपोर्ट नहीं। अरे मैं तो इतनी बदनसीब थी कि मुझे अपने पापा की डांट भी नहीं मिली। उन्हें कभी अपने काम और सारा दी की फरमाइशों से फुर्सत ही नहीं मिली जो उन्हें मेरा ख्याल आता। इतना बोल हिमाद्री चुप हो गई। उसकी बात सुन अखिल की आंखों के सामने हिमाद्री का 4 साल पहले मेंशन में आना, उसका उसे पापा बुलाना, लेकिन उसने कभी पलटकर हिमाद्री की तरफ नहीं देखा और नहीं कभी उसके इमोशन पर ध्यान दिया। अखिल हिमाद्री की जरूरतों के लिए पैसे दे देता था, लेकिन जो प्यार हिमाद्री को चाहे था वो कभी नहीं दिया। कभी उससे प्यार से 2 शब्द भी नहीं कहे। उन सब पुरानी यादों को याद कर अखिल का दिल एक अजीब सी बेचैनी से घिर गया और उसने बेचैनी से धीरे से कहा, हिमाद्री। इतना बोल वो हिमाद्री की आंखों में देखने लगा। अखिल की आंखों में अलग से ही जज्बात उमड़ आए थे जिन्हें छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि अखिल ने हसरत का नाम बेहद ही धीमी आवाज में लिया था, लेकिन हिमाद्री की नजरें अखिल पर टिकी हुई थी, जिस वजह से उसने अखिल के मुंह से निकला अपना नाम सुन लिया था। आज पहली बार था जब अखिल ने अपनी जुबान से हिमाद्री का नाम लिया था, वरना अखिल के मुंह पर तो सिर्फ उसकी प्यारी बेटी सारा का नाम ही रहता था। अगले ही पल हिमाद्री ने नजरें घुमा अंशिका को देखा और आंखों में दर्द और जुबान पर कड़वाहट लिए उसने कहा, कहने तो आप मेरी माँ है और शायद जन्म भी मैंने आपकी कोख से ही लिया है। दुनिया कहती है कि सब रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी धोखा नहीं देती है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। पर अफसोस ये सिर्फ दुनिया की बनाई हुई बातें हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। मैं 2 महीने से जिंदगी और मौत के बीच फंसी जीने के लिए लड़ रही थी, लेकिन फिर भी आपका दिल एक बार भी नहीं पसीजा। आपने एक बार मुझे देखने की या मिलने की जहमत नहीं उठाई, और आज जब ये जहमत उठाई तब भी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। आप मेरी माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती है। शायद दादू को कोई गलतफहमी हो गई जो वो मुझे यहाँ आपकी बेटी समझ कर ले आए, लेकिन फिर क्या डॉक्टर्स को भी गलतफहमी हो गई थी। आहान भाई ने मेरा DNA टेस्ट करवाया था, उसमें तो रिजल्ट पॉजिटिव आया था और डॉक्टर ने आप सबको कहा था कि मैं अखिल खुराना और अंशिका खुराना की बेटी हूँ, लेकिन शायद नाम की, क्योंकि मुझे तो आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। सच बताऊं तो मुझे कभी अनाथ आश्रम में इतना अकेला महसूस नहीं हुआ जितना खुराना मेंशन में आकर हुआ। हिमाद्री के मुंह से निकले ये लफ्ज सुनकर अंशिका एकदम से हैरान रह गई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने 4 साल से लेकर अब तक के सारे पल एक एक करके किसी मूवी के सीन की तरह घूमने लगे थे। हिमाद्री का उसे मम्मा कहकर बुलाना, लेकिन उसने कभी उसे पलटकर बेटा नहीं कहा। अंशिका जब सारा को अपने हाथ से खाना खिलाती थी तब हिमाद्री का उसके पास आकर उसे भी अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए कहना, लेकिन हिमाद्री को खाना खिलाने की जगह अंशिका का उससे मुंह मोड़कर चला जाना और हिमाद्री बस उसे नम आंखों से देखती रह जाना। हिमाद्री का थोड़ी बहुत जिद करना, लेकिन उसकी जिद पर किसी का ध्यान नहीं देना। वो बच्ची जो सबसे बात करने की कोशिश करती थी, उनके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था और धीरे धीरे वो बच्ची इतनी शांत होने लगी। उसके गम, उसके आंसू, उसकी हंसी, तकलीफ, सब कुछ उसके अंदर ही दब कर रह गया। पिछले 1 साल में हिमाद्री एकदम चुप हो गई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और उसने सबके आगे पीछे घूमना एकदम से बंद कर दिया था। ये सब याद करके अचानक ही अंशिका की आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। वो धीरे से बोली, मेरी बच्ची। इतना कहते हुए अंशिका जल्दी से आगे बढ़ी हिमाद्री को अपने गले से लगाने के लिए, लेकिन तभी हिमाद्री तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। अंशिका के जो हाथ हिमाद्री को अपने सीने से लगाने के लिए ऊपर उठे थे वे हवा में ही ठहर गए और उसने असमंजस और हैरानी के मिले जुले भावों से हिमाद्री को देखा, जो आंखों में आंसू लिए और होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। हिमाद्री अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अब नहीं मिसेस खुराना, आप मुझे हक करने का हक खो चुकी है। अब आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर खुराना का खून है, लेकिन उनके एहसान नहीं।
जब मुझे आपका प्यार चाहिए था तब आप में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना आप लोगों का प्यार, ना आपका सपोर्ट और नहीं आपसे जुड़ा रिश्ता। आज मैं आप सब लोगों को मुझसे और मुझसे जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। बहुत परेशान कर लिया मैंने आप सबको, लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगी। ये कहते हुए हिमाद्री ने अपने गले में पहनी एक छोटी सी सोने की चेन, जो उसे खुराना मेंशन में आने के बाद अखिल खुराना ने दी थी, क्योंकि वो चेन खुराना फैमिली की रॉयल चेन थी जो खुराना फैमिली के हर एक मेंबर के पास थी। ये चेन कोई आम चेन नहीं बल्कि बहुत खास थी। गले में चेन पहनने की रिवाज अभिमान खुराना के डैड ने शुरू की थी और आज तक ये रिवाज खुराना फैमिली निभाती आ रही थी। हिमाद्री ने झटके से अपने गले की उस रॉयल चेन को निकाला और अपने हाथ को सामने कर दर्द भरी स्माइल करते हुए उसे देखने लगी। चेन हिमाद्री की उंगलियों के बीच फंसी थोड़ी सी नीचे लटक रही थी। हिमाद्री ने नजरें उठा सबको देखा, सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। इस वक्त सबका दिल एकदम धक से रह गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज हिमाद्री की बातों ने सबको बेचैन कर दिया था। आहान, अधिक, अखिल और अंशिका, इन्हें अब तक जो हिमाद्री बिल्कुल पसंद नहीं थी उसकी बातें, हिमाद्री का उन सब से रिश्ता तोड़ना, ये सब सुन सबका दिल और दिमाग एकदम से सुन रह चुका था। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हिमाद्री उन्हें छोड़कर कहीं और चली जाए। हिमाद्री बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? हम सब तुम्हारे अपने हैं। तुम हमसे कैसे रिश्ता तोड़ सकती हो, और तुमने अपनी चेन क्यों निकाली है? बेटा, इसे वापस पहनो, अंशिका ने रोते हुए हिमाद्री की उंगलियों के बीच फंसी चेन को देखते हुए कहा। उसकी बात सुन हिमाद्री ने नजरें घुमा उसकी तरफ देखा और अचानक ही हिमाद्री जोर से हंसने लगी। हिमाद्री हंस रही थी, लेकिन उसका आंखों से आंसुओं की बरसात बरस रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हिमाद्री को हंसते देख सब एकदम से हैरान रह गए। उसकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को सब इस वक्त महसूस कर पा रहे थे। बेटा, हिमाद्री ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा और अंशिका को देखने लगी। दैट्स फॉर इट्स टुडे गाइस।